नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद का सत्र खत्म हो गया। 15 अगस्त का जो जश्न था वो भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने नए जो प्लान हैं, नए जो वादे हैं, उनका भी ऐलान कर दिया है। 1 करोड़ लोगों को, नौजवानों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और तमाम तरीके की बात की गई है। खास तौर से जेन जी पर फोकस है। लेकिन उसी दौरान हुआ कि स्वतंत्रता दिवस पर जब वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस मुख्यालय पर, तो उसको लेकर भी कुछ विवाद हो गया। उससे पहले शरद पवार साहब हैं, बड़े नेता, एनसीपी के, देश के भी बड़े नेता। उनकी बिटिया सुप्रिया सुले की बिटिया की शादी में सब लोग मिले और हालचाल पूछे गए। लेकिन मसला यह है, संसद का सत्र तो चला नहीं, वॉश आउट हो गया पूरी तरह। तो क्या हमारी राजनीति में संवादहीनता बढ़ रही है, दुश्मनी बढ़ रही है, या सब लोग अपनी अपनी ताकत को परख रहे हैं, जोख रहे हैं? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से और बहुत एनालिटिकल तरीके से समझने वाले हमारे मित्र सतीश के सिंह साहब हैं। उनको हमने याद किया कि सर आप ही समझाइए इस देश की राजनीति को क्या हो रहा है, क्योंकि वो तह दर तह और परत दर परत समझते हैं। सर प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद विजय जी। देखिए, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी क्योंकि आपके चेले संपादकों से मुझे समझ में आया नहीं कि देश में हो क्या रहा है। तो मैंने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछा जाए कि है क्या। देखिए, बड़े बड़े गुरु के जो है दिन जो है थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, बड़े बड़े गुरु के। हम्म। तो हमें आप काहे के लिए द्रोणाचार्य बोल रहे हैं? आप द्रोणाचार्य को अब मरण सैया वो वाला तो नहीं है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं, कि शिष्य बहुत है ना आप। हाँ शिष्य हैं, लेकिन अब वो शिष्य जिसको आप शिष्य मत कहिए, कहिएगा तो बुरा मान जाएंगे। अब तो गुरु है वो। लेकिन उन गुरुओं को और तमाम गुरुओं को अब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, उनके बस हाँ से बाहर। बल्कि उनके बल थोड़ा कटवा देंगे। जी। हेलो। हाँ हाँ, जी जी जी। थोड़ा हो फोन जाएगी, ठीक। फोन आ गया। देखिए, कोई बात। ये जो तथाकथित, ये जो आपने जिन लोगों को शिष्य बताया है, वो तो हमको लगता है कि वो गुरु से कभी गुरु हो गए थे, लेकिन अचानक कहाँ उनकी मिट्टी पलीद हो रही है, उनको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि यहाँ ये जमीन हार्ड है कि कीचड़ है, क्या है। उनको लग रहा है उसी में वो थरथरा रहे हैं, है ना? तो अभी आपने जिक्र किया 15 अगस्त, और हमने देखा पहली बार कि प्रधानमंत्री मोदी जी लड़खड़ाने लगे बोलने में। ये पहली बार देखा मैंने। उनके आप उनके भाषण को देखें तो लड़खड़ाए कई जगह, पूरा एक शब्द भी नहीं, कई बार हुआ। एक गिनती करते हैं, आजकल तो एआई है, गिनती भी हो जाएगा कि कितने जगह ये हुए। अरे आपके मित्र तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा भाषण दिया है कि 2029 से 34 तक का भी सफर उन्होंने प्लान जो है वो डिजाइन कर दिया। वो जो मित्र कह रहे थे उनको बोलिए कि अब अगला वो 27-28 का खुद ही का कुछ थोड़ा सा प्लानिंग कर लें। अब समय आ गया है कि वो भी अब जरा नाप तौल लें कि 2014 से पहले वाला स्टैंड लेना है, या अब 2026 के बाद क्या स्टैंड लेना है, या 2014 के पीछे चला जाना है। ऐसे हैं बहुत, है ना? ऐसे बहुत हैं, ऐसे ऐसे, समझ रहे बम हैं ना? वाले। हाँ, तो आप समझ सकते हैं। दरअसल क्या है कि बहुत हम एक निर्णायक, खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं विजय जी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। खुद भी कहिए कि जिसको समझना है वो भी नहीं समझ पा रहा है, और हम लोग कितना समझेंगे, मेरे समझ से बिल्कुल। बाहर है। ये स्थिति कहाँ जा रही है, चौराहे में रास्ता, कौन सा रास्ता पकड़ना है, क्या करना है, वो वाली स्थिति आ गई है। असमंजस की स्थिति है वो, एकदम से। प्रधानमंत्री जी के अगर भाषण को लिया जाए तो आप कह रहे थे 29 से 34 का इंतजाम है ना? नहीं, आपके हमको मित्र नहीं ने लगता बोला, मैं 29 तो से, कुछ कहता ही नहीं। मैं कोई बात ही नहीं कर, मैं नहीं इतना तो समझता नहीं। हमको तो नहीं लगता है कि 29 से 34 का इंतजाम है।
है कि नहीं? क्योंकि वो इंतजामिया में ही तो लगे हुए हैं बहुत दिन से। इस बार लग रहा है थोड़ा इंतजाम बिगड़ा हुआ लग रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है। मैं देख पा रहा हूं, मैं एट होम में भी प्रधानमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज देखा है ना, और लगातार और उनके पार्टी के मंत्रिमंडल सहयोगियों के भी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, है पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो एकदम से माने हमें फिर से झटका देने, क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित करने के इरादे से अगर ऐसा बॉडी लैंग्वेज रख रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत ही टेंस है। टेंस कहिए, टेंस कहिए। और उसको तरह-तरह से राजनैतिक दल तो कुछ और भी बोल देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अंदरूनी झंझावात जिसको हम कहते हैं, उससे लोग गुजर रहे हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं। हमने बहुत सारे पिक्चर्स देखे, और तस्वीर कहते हैं कि सब कुछ कह देता है। अगर सब कुछ नहीं कहता है, कुछ तो कह ही देता है। और वो एकदम से बिल्कुल क्लियर है कि पता नहीं अंदरूनी रूप से क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कह नहीं सकते। और लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा इसी के साथ कि जो भारतीय जनता पार्टी जो संवाद, संचार, प्रवाह, प्रचार, इन चीज़ों के लिए जानी जाती है, उसमें हमें भारी कमी दिखाई पड़ रही है। वो जो पूरा संघ परिवार है, उसी में दिखाई पड़ रहा है। अरे क्या मजाल है रामदेव जी का? क्या बोल रहे हैं आपने सुना होगा? बाबा वो रामदेव जी, हम उनको क्या कह रहे हैं? रामदेव ही कहते हैं। हम अच्छा, क्या रामदेव कह ही रहे हैं? कहते हैं। ठीक है, रामदेव कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो तो वो सरकार के क्या साथ कह है। रहे हो आप? नहीं, जनता को जाना है, वो तो कह रहे हैं कि सब परीक्षा लीक हो जा रहा है, नौकरियों में 99% में बेईमानी हो रहा है, जरूरत पड़े तो हम आंदोलन में आएंगे। मतलब क्या मजाल है उनकी ये बात कहने की भाई? अब तो अच्छा बिजनेसमैन है कि नहीं? योग से बिजनेस करते, योग करते करते, योग बिजनेस का ही योग उनका था, उसी में आ गए हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं इसके कई अर्थ लगाता हूं विजय जी। कहीं उनका काम अटका हुआ होगा, ये भी हो सकता है। कहीं जो अंदरूनी जो संघ परिवार में, बीजेपी में जो इधर-उधर कुछ-कुछ खबरें आ रही हैं, उसके तहत तो उनकी वो पोस्चरिंग नहीं है। 2, तीसरा, आपको तो मालूम है, हमें तो मालूम है, आपको भी मालूम होगा, हमसे शायद ज़्यादा मालूम होगा कि जब अन्ना तो बाद में पैदा हुए। पहले तो जो शुरुआती कार्यक्रम था, जो ड्राइंग बोर्ड था, उसके नायक तो रामदेव जी ही थे। बनाए गए थे रामदेव जी, बनाए गए थे। थे नहीं, बनाए गए थे। तो कहीं क्या चल बनाए रहा है? गए थे का क्या मतलब होता है सर? बनाए गए थे क्या? सबको बाद में पता चला कि भई एक अन्ना आंदोलन जो था वो प्रायोजित था। उसके पीछे एक सोच थी, लोगों का एक निर्णय था कि भई इस ढंग से यूपीए सरकार नहीं चलने देनी है किसी भी सूरत में। तो शुरू में तो रामदेव ही जी बैठे थे ना रामलीला में, है ना? वो तो बीच में अचानक ऐसा कुछ हो गया कि हरिद्वार में देखे गए। नहीं, हरिद्वार में नहीं, वो कौन-सा जगह? देहरादून में। तो हम उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते। उसके बाद अन्ना जी आए, लाए गए। तो अब रामदेव जी इस ढंग से बोलेंगे, मैंने कल्पना नहीं की थी। आपको सच-सच बताऊँ, इसके पीछे कुछ न कुछ चल रहा है। निश्चित रूप से हो सकता है कि भई उत्तर ये प्रदेश आप में जैसे सीनियर जर्नलिस्ट है ना, उनकी आदत है किसी भी चीज में कुछ ना कुछ देखना। अरे उनको लग रहा होगा कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं तो बोल रहे हैं। थे, इतना दिन से उनको पेपर अपना ही पेपर निकालने में लगे हुए थे, नहीं अचानक क्यों बोलने लगे? अभी तो उनके कागज देखे ना, इश्तिहार, कॉर्पोरेट वगैरह-वगैरह, वो तो सीईओ अब हो गए। नहीं, सीईओ तो नहीं है, चेयरमैन है। तो आप वो वाले पेपर में लगे हुए थे। अचानक से ये पेपर उनको कहाँ समझ में आया, वो भी 1 डेढ़ महीना के बाद, 2 महीना के बाद सब चीज़ खत्म हो गया तब। ये कोई ना कोई अंदरूनी गहरी बात है। और मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में बिसात जम रहा है, कहीं उसको लेकर भी तो उनकी एक पोस्चरिंग नहीं है ना? अभी तो पता नहीं 27 के चुनाव जो हैं, किस-किस के लिए महत्वपूर्ण हैं,
है ना? आप कहते हैं सब में देखने की बात, में देख लेते हैं जर्नलिस्टों का। तो काम क्या है जर्नलिस्टों का? देखिए ना भाई, 27 में 27 के न जो नतीजे हैं, वो बहुत कुछ देश की राजनैतिक मानचित्र को मतलब जो राजनैतिक बिसात है, उसको बिल्कुल साफ कर देगी। इसको तो इससे जब बड़ा इसमें तो कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें तो कोई एआई नहीं है ना। अब इतना बोलने के लिए आप मुझे ये मत कह दीजिएगा कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। आप ये कह सकते हैं कि दिमागी हूँ। दिमागी तो आप हैं ही। नहीं तो हम अरे मैं तो बहुत सारे लोगों को, हमारे मित्र लोगों को कहते हैं, जो लोग सतीश जी के बारे में पूछते हैं, मैं कहता हूँ, वो बोल रहे थे कि भाई दिमाग के बारे में। मैंने कि दिमाग की बात सतीश जी की मत करो, जितना दिमाग आपके पास है उतना तो खराब रखते हैं वो। नहीं, नहीं। मेरा दिमाग है लेकिन खराब नहीं है। जिन लोग का खराब है, उन लोगों को ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक रखने की आवश्यकता है। खराब हो अब गया तो ठीक कर दें, लोग, है मित्रों ने मुझे कहा कि ये सब चढ़ावा चोरी और ये सब जो आपने चलवाया, ये सब बेकार है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत तरीके से आ रही है और कोई फर्क वहां पे पड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रहा है। देखिए सब कुछ मतलब क्या कहें घूर्णन गति में है। अभी एक मैंने आपसे कहा मुझे जो लगता है कि निर्णायक स्थिति में भी है, खतरनाक स्थिति में। बहुत कुछ बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं तो क्या मजाल है कि 20,000 की भीड़ आती है और एक मंत्री का इस्तीफा ले लेती है। इस चीज़ को समझा जाए। वो मंदिर में आपने चढ़ावा चोरी की बात की, डकैती तो हम लोगों ने नहीं कहा भाई। किसने कहा? क्यों कहा? ज़्यादा तो ये है कि क्यों कहा, है ना? और अब कहा, तो भाई वो आत्मविश्वास आदमी का हिलता है ना कि भाई मंदिरों में, वो भी राम मंदिर में भी चोरी। मतलब इस बात उसी के आधार पर सत्ता आई है, इतना दिन से है, बढ़ती ही जा रही थी। तो वो जो एक आक्रामकता है, उसको विराम लगा और दूसरे तरफ वो आक्रामकता लगता है शिफ्ट कर गई। सब लोगों को लग रहा होगा यही मौका है, मार दीजिए छलांग, है ना? तो वो वाली स्थिति में हमें लगता है और इस दौरान में हम माने या ना माने, लगता यही है, दिमाग लगाएँ तो, दिमाग लगाएँ तो, कि जो पूरा परिवार संघ परिवार है, बीजेपी है, सत्ता है, ये सब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है विजय जी। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हम तो संकेतों से, बॉडी लैंग्वेज से 3, 4, 5 उदाहरण दे सकते हैं कि आखिर क्यों हम ऐसा बताइए कर। आपको क्यों लग रहा है ऐसा? सब लोग तो कहते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, आपको खराब लग रहा है। देखिए, अब कल जो प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सल कह दिया, तो प्रधानमंत्री जी उसका अर्थ क्या लगाया गया कि ये युवाओं को कह रहे हैं। पॉलिटिशियन तो यही काम करेंगे। पता नहीं किसके लिए वो कह रहे थे। अब एक तरफ मोहन भागवत जो है वहां संवाद करके मरहम लगा रहे हैं। कहते हैं हम जैन जी के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं। अमित शाह जी नदारद है एक तरह से। 1 लाइन 2 लाइन बोला है। अब पिछले 1.5 महीना से नदारद है। हम ये कहेंगे मंदिर में जो डकैती कहा गया उसके बाद का कोई केंद्र सरकार की तरफ से किसी ने कोई बयान दिया क्या? 2 तीसरा आप देखिए लग रहा है कि जैसे योगी जी ही सब मोर्चा लेके आगे खड़े हुए हैं, है ना? और मैं कह रहा हूं कि जो भी हाल के दिनों में हुआ है, बीच में एक और चीजें हुई। ये एकाएक प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार को मिलने बुला लिए। पिछले 3-4 महीना से तो नहीं हुआ था जब से वो दिल्ली आए, वो अचानक तो ये उस दिन सब हो। बांकीपुर का चुनाव हार गई थी बीजेपी, तो हो सकता है नीतीश कुमार जी मिलने आ गए होंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहता है। और पहले पहले मिलने की आवश्यकता नहीं थी क्या? दिल्ली से आए थे, राज्यसभा में उनकी प्रोन्नति हुई थी, उस समय भी मिल सकते थे, उस समय भी बुला सकते थे। लेकिन दिल्ली आ जाने के बाद, इतने दिन के बाद, जब ये घटनाक्रम बहुत तेजी से घूम रहा था, हारे तब क्यों बुला रहे? ये बताइए ना। और आप देखिए, हमसे ज्यादा आप जानते हैं,
कि आप जो इनके बीच घूमिए या सुनिए या सूंघिए, तो लोग बहुत कुछ कोने में कानाफूसी कर रहे हैं। वो साफ-साफ नहीं बोल रहे हैं और वो स्टेज आ भी सकता है कि जहाँ पर वो लोग बोलने लगे। चलिए हम मुरली मनोहर जोशी को नहीं बोलते हैं, मान लीजिए कि अब वो चूक चुके हैं, अब उम्र-दराज हो गए, है ना? लेकिन अगर वो भी बोलते हैं, तो कुछ तो संज्ञान लेना पड़ेगा। वो तो स्वदेशी वाले थे। वो तो शिक्षा में जो कहते हैं भगवाकरण का एक तो प्रोजेक्ट उन्हीं का एक तरह से शुरुआत किया हुआ है। तो कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने ही शुरुआत की थी, वो मानव संसाधन मंत्री थे वाजपेयी सरकार में और जी, इसीलिए मैं आए थे यही वो कह वहाँ पर। जी, तो ये जो स्थितियाँ हैं, वो इसी तरह के कई आप एक लाइन से लगा सकते हैं। लेकिन हैं? आपको क्यों लगता है कि अमित शाह जी को लेकर आप बार-बार कह रहे हैं? अमित शाह जी सबसे ताकतवर मंत्री बताए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। भाई चाणक्य को भी तो कभी चंद्रगुप्त वाला मैं एक उदाहरण आजकल दे रहा हूँ लगातार। उनको भी तो इंतज़ार होगा भाई कि कहीं चंद्रगुप्त बने और जब भी 2 नंबर उत्थान करता है और पिछले 1 साल से मैं समझता हूँ कि सारा सेहरा अगर सत्ता पक्ष से जो सेहरा साफा बंधा है हर चीज़ का, तो अमित शाह के सर पे बंधा है और विपक्ष में राहुल गांधी के सर बंधा है। इनमें हमें कोई दो राय नहीं, कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूज़न नहीं। तो बहुत जब आप आगे बढ़िएगा, तो आपको और आगे बढ़ने का मन हो सकता है। समय सीमा भी होती है और दूसरा कि बहुत आप आगे बढ़ने लगिएगा, सारा सेहरा आपके सर सजने लगेगा, तो उसके भी अलग-अलग परिणाम होते हैं, उसके भी अलग-अलग कंपन होते हैं। तो वो भी एक चीज़ होता है। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। मैं दिमाग घुमा रहा हूँ या मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है, हो सकता है। लेकिन 21 दिन तक ये क्या टसल रहेगी, कोई आया ही नहीं संसद में 20 दिन तक, है ना? माननीय प्रधानमंत्री जी इंस्टा पर तो आ गए, बाद में भी आ आपने सु सकते। आपने सुना नहीं था सुनिए ना, बीजेपी ने कहा एक कि इस भई बात मन को अमित इसको शाह जी तो खत्म रोज़ पार्लियामेंट आते थे। हाँ, तो आते थे तो अंदर ना आना चाहिए था। अंदर आने की बात होती है ना संसद में। संसद कोई मकान थोड़ी है कि वहाँ पर एक ऑफिस रख लिया आपने, है ना? उसके लिए तो उनका होम मिनिस्ट्री था ही, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री था ही, उनका निवास स्थान भी था ही। तो संसद में आते तो थे, लेकिन सदन में जाते, चाहे प्रधानमंत्री जी आते सदन में। आए, वंदे मातरम के गायन के लिए आए, बस आए, मुँह दिखाई, गए। अरे! ये तो आते, हल्ला-गुल्ला होता, उसपे वो अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करते, लेकिन ये तो एक खबर बन गई ना भाई कि ये लोग आए नहीं, है ना? मैं जैसे मैंने कल ही कहा, अब यहाँ पर थोड़ा हमसे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 10वें नंबर के रो में ही कतार में लाल किले पे बिठाया जाता, तो उनको आना चाहिए था, इसलिए आना चाहिए था कि यही पॉइंट बनाते कि देखो जी, राज्यसभा में नेता मतलब विपक्ष के नेता विपक्ष के लिए, लोकसभा लोकसभा में में तो थे। विपक्ष के नेता को 10वें कतार में बिठाया जा रहा है। हम आए तो हम कुछ भी। तो इसी प्रकार से मैं इधर भी लाता हूँ कि भाई इन लोग को भी आना चाहिए था, है ना? आ तो रहे हैं। तो लाल किले से भी जब प्रधानमंत्री जी आए, तो मैं उम्मीद कर रहा था, आपको वाक़ई मैं सच्ची बात बताता हूँ कि मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ खेद जताएँगे जो जंतर-मंतर की घटना हुई उसके ऊपर, है ना? लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? और अगर एक तरह से देखा जाए तो खेद जताने के लिए मोहन भागवत जी ने मोर्चा लिया मुंबई में। मैं तो उसको खेद जताना ही कहता हूँ, है ना? और वहाँ पर आके 2 बयान दे गए कि भैया शिक्षा बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है। दूसरा हम जैन जी पर आँख मूंद के विश्वास करेंगे पहले मतलब प्रथम दृष्टया। तो ये जो विरोधाभास नज़र आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं-कहीं कुछ क्रैक्स है, कुछ संवादहीनता है, कहीं कुछ क्रॉस पर्पस पे चीज़ें चलनी शुरू हो गई। ये तो एकदम दिख रहा है। अच्छा,
आपने ये ध्यान दिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता उनको एक मिल गया राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, ऐसे ही पता नहीं कैसे बोलते भी उसमें दम नहीं नजर आता, सीरियसनेस नजर नहीं आता। तो तो सर वो ये भी नहीं बताइए बोल रहे। मुझे, आपने राहुल गांधी का जिक्र कर दिया और कहा कि वो लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को लेकर 2 दिन में काफी चर्चाएं हुई। एक तो ये कि वो जो रचनात्मक कांग्रेस संदीप दीक्षित जी का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह से उन्होंने गले मिलकर विदेश मंत्री मतलब हमारी विदेश नीति और प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद संदीप दीक्षित जी जो बोले, और फिर कल जो वंदे मातरम, मैं तीनों चीजें आपसे एक साथ पूछना चाहता हूँ। वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सी कांग्रेस मुख्यालय में हुई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो अच्छा वाला खेल, अच्छी भली ट्रेन चल रही होती है, उसके आगे पत्थर डाल देते हैं राहुल गांधी। देखिए, तीनों पर अलग-अलग राय है मेरी और अलग-अलग मेरे व्याख्या है। जी। वंदे मातरम के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सफाई दी और हमको लगता है अब उन्हीं ये बात तो हम नहीं कह सकते। भाई अगर उनको ये डेलिबरेटली करना होता, तो मैं उसके लिए उनके डिफेंस में बात कहता हूँ कि भाई संसद में तो आए थे, सब मिल के गए थे, प्रधानमंत्री जी भी इसी के लिए आए, अमित शाह जी जी। भी आए और कांग्रेस वाले भी आए। तो वो बात उतना जमती नहीं है, हमको लगता है बात का बतंगड़ है और उसमें उन लोगों ने सफाई भी दी है। तो हम यहाँ इसको रेस्ट करते हैं, है ना? इसको हम इससे ज़्यादा नहीं कहते। और जब उन्होंने सफाई दे दी या फिर ये कहते कि जी हम तो वंदे मातरम तो कांग्रेस के समय ही शुरू हुआ, उनके अधिवेशनों में शुरू हुआ, इतना स्टेंजा गाते थे, हम हम अभी भी नहीं, मानते हैं बीजेपी ऐसा। ने कहा कि वो अपनी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए ऐसा करते हैं। तो बीजेपी का इसलिए इसको मुद्दा बनाते हैं मेजॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए ना, हमें नहीं पता। पॉलिटिक्स मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पर ही बाइनरी पर चलाना है तो चलाएं, लेकिन उसका हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो जी। आपने कहा कि ये जो विदेश नीति वाली बात है, झप्पी जो उसमें थी, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि चलिए। उसको और गंभीरता से, जिस गंभीरता से, विजय जी जी। इस बात को नोट किया जाए, जिस गंभीरता से राहुल गांधी ने विदेश नीति पर सरकार को सरकार पे हमला बोला है और पिछले कई संसद के सत्र में भी मैंने देखा है और ऐसे भी वो बहुत गंभीर थे, उसको बरकरार रखना चाहिए। ये कोई झप्पी-ओप्पी देके, स्किट करके, ड्रामा करके उससे कोई उनमें वजन नहीं आता इन लोगों में, है ना? बहुत वजनदार बातें आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन बीच-बीच में ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती है, जैसे पप्पू यादव को पूरा भगवा पहना के वो तरीका मतलब तरीका में एक एक पॉइंट हो सकता है। वही गंभीरता फिर कम हो जाती है। और गंभीरता कैसे कि जब भारत जोड़ो यात्रा हो रहा था, मैं बराबर कहता था इस बात को कि जूता टी-शर्ट पर भाजपा वाले राहुल गांधी पे कमेंट करें। हमला कर रहे हैं, मैं इस बीजेपी को जानता ही नहीं हूँ भाई, है ना? और वो हल्का करने की बात हो जाती है। और तीसरा आपने क्या कहा मैं भूल गया ज़रा-सा। नहीं, वो जो रचनात्मक कांग्रेस में जिस तरह से वो गले मिलने वाली बात, गले पड़ने वाली बात उन्होंने उसका की, जवाब मतलब दे दिया, उसका तो मैंने जवाब दे दिया और तीसरा एक मैं भूल गया। एक तो नहीं। हुआ वंदे मातरम, एक हुआ रचनात्मक कांग्रेस जो हुआ और एक तीसरा क्या था वो हम लेकिन थोड़ा मिस। नहीं भाई, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की जो रफ्तार से ट्रेन चलती है, उसको राहुल गांधी बीच में पत्थर डाल देते हैं, लक्कड़ लगा देते हैं, उससे वो डगमगा जाती है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए राहुल गांधी तो अब वो बोल के चला रहे हैं कि भाई ऐसे वाले कांग्रेसी जो हैं, जो फिराक में रहते हैं, सुराग में रहते हैं, वो जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। और इसमें हमें मुझे तो कोई शक नहीं है कि अब राहुल गांधी सेंटर स्टेज में हैं और वही अब चीज़ों को चला रहे हैं। तो कांग्रेस में तो अलग-अलग आवाज़ें आती रहती हैं, अब हमको लगता है उन उसमें वज़न कम हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, मैं इतना देख पा रहा हूँ। मैं आपको लग रहा है उनका कि वो नरेंद्र मोदी क्रिटिक जी, भी हूँ। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उतनी मजबूत लड़ाई के तौर पर है? ये मान लें कि सेंटर स्टेज पर है, लेकिन क्या वो एक बराबर की लड़ाई मतलब एक मुकाबले में खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए,
अभी अगर हमें असेसमेंट करने कहिएगा तो देश का माहौल तो बदला है। अब उसका वो फायदा उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। दूसरा, संगठनात्मक उनको मैं बहुत मजबूत आदमी नहीं मानता, है ना? मैं नहीं मानता। वो अब तक तो कोई माजरा दूसरा होता उनके लिए। तीसरा, कि जो स्फूर्ति अभी कांग्रेस में दिखाई पड़ रही, मैं तो यहां तक कह देता हूं कि अगर कांग्रेस के 100-125 प्रोटेस्ट नहीं होते ये पेपर लीक पर, तो फिर सीजेपी वाले जंतर मंतर पहुंच ही नहीं पाते। तो अच्छा। तो ये जो स्थिति है उसमें एक सक्रियता तो दिखाई जा रही है। अब रचनात्मक कांग्रेस, दलित कांग्रेस, छात्रों की गूंज, आप सुने छात्राओं की गूंज हो तो रहा है। अब इनफ, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी इनफ नहीं, मैं आपको सच बोल रहा हूं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जी के कामकाज और प्रधानमंत्री जी के अंदरूनी जो वो समीकरण है, क्या वो वही है जो पहले था? एक जनता में जो देश में है, मैं एक निराशा का भाव तो देखता हूं विजय जी, है ना? मैं देख रहा, नहीं, क्योंकि लेकिन मुझे इसको जो क्या लोग, एक्सप्लॉइट कर सकती है राहुल गांधी की कांग्रेस या राहुल गांधी, वो सवाल है। निराशा का भाव तो है। अक्सर ये होता है, वो जो टीना फैक्टर जब हम बात करते हैं तो टीना फैक्टर का मतलब यही होता है कि जो दूसरा पार्टी है, दूसरा लीडर है, क्या उसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको एनकैश कर सकता है। सवाल मूल ये है। देखिए अब इस पे जो है ना, फिर हम थोड़ा सा उसमें पूर्ण राजनीतिक रूप से कहना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि भाई अगर दतिया का आप चुनाव हार जाते हैं और पटना में आप बात बाईपोल बात हार तो जाते हैं, तो एक मूड तो है। अब वो कर पाते हैं कि नहीं, ये हम कैसे कह दें? हमें तो पहले जानना पड़ेगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं, आगे उनकी सोच क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, विपक्षी एकता को लेकर है या फिर अकेले चलने की है, क्या है हमें नहीं जानते। मैं नहीं जानता इस चीज को। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, और ये सब सरकार को भी पता होगा, कि भाई जनता में एक 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 नेगेटिव चीज आई है। मूड मूड में। रैंकिंग भी, हाँ, पॉपुलर मूड जो है वो थोड़ा अगेंस्ट गया है। खासतौर से जो ये परीक्षा लीक हो गई ना, और उससे पहले वो मंदिर वाला हो गया, तो ये दोनों मिल गए, है ना? अब उसमें जनता अपने जीवन में बेहतरी खोज रही है। ये अच्छा, इसको एकदम बिल्कुल। ये समझाइए मुझे। चंदा चोरी और ये बड़ा मामला है, बिल्कुल ठीक है, बीजे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो फिर क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने एक बात कही थी, और उस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं फिर से। चुनाव के आगे, चुनाव के आगे भी एक चीज होती है। मुझे लगता है, जो हमारे ख्याल से तो जो डेमोक्रेसी है वो चुनाव के बाद शुरू होता है, मेरे ख्याल से, मेरी सोच में। सर, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो नंबर का गेम है ना। अब ये तो देखिए, एक्सक्यूज हो जाता है कि आप जीतते नहीं है तो आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी के आगे की चीज है, चुनाव के आगे अरे की चीज है। तो भाई आप एक बात बोलिए ना, इतना चुनाव तो भाजपा जीतते जा रही है, कोई हारती नहीं है, हाल में तो हारती नहीं है ना? तो फिर ये एक मंत्री का इस्तीफा क्यों लेना पड़ा? भाई जीत रहे हैं चुनाव, उनकी मेजोरिटी है, जो करना चाहे करे। देखिए जनता ने सड़क पे वोट दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, है ना? आप उसमें रांची भी जोड़ लीजिए। जनता अपने त्रस्त हालात को ठीक करना देखना चाहती है, कि जो करे, जो बिगाड़ेगा उसके खिलाफ होगी। एक बात। दूसरी बात, एक बात जो मैंने कही थी वो रह गया बीच में, कि बिहार के चुनाव के बाद या बंगाल के चुनाव के बाद, और उस बात को दोहरा रहा हूं फिर आपके, कि चुनाव जीतने के बावजूद आज की जो स्थिति है उसमें सत्ताधारी पार्टी के लिए हर दिन एक नया जद्दोजहद है। इसलिए मैं बोलता हूं कि चुनाव ही नहीं है, खाली खाली चुनाव से होता है क्या? आप बताइए ना मुझे। और चुनाव पे भी प्रश्न तो उठाए गए हैं ना,
प्रश्न उठाए गए ना, तो ये सब मिलजुल के एक स्थिति बनती है। चुनाव से आगे जो जद्दोजहद है, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, बहुत देश के भीतर और बाहरी, ये चुनौतियां सर, बड़े हैं। आपकी इस आपकी चीज बात ठीक है, लेकिन बीजेपी हमेशा इसी बात को तो चलाती है कि सतीश जी, विजय जी कुछ भी बोलते रहे, चुनाव हम जीते ना, इसका मतलब जनता हमारे साथ है। और इसलिए मैंने सीधा पूछा कि भाई यूपी में क्या चुनाव, इसको ऐसे पूछ लेते हैं, यूपी के नतीजों को आप कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव? ये अभी मैं कह नहीं पाऊंगा। 50,000 की घोषणा सुन रहे हो रहा है योगी जी की तरफ, 10,000 बिहार में था, 50,000 यहाँ है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बहुत व्याकरण है, इस पर अलग से अगर कोई बात हो तब करेंगे। किया जाएगा। ठीक क्योंकि है। अब अखिलेश यादव अगर जीतते हैं तो क्यों जीतेंगे, योगी जी हारते हैं तो क्यों हारेंगे, ये इसी सब में छुपा हुआ है। इतना दो 1+2 = 3 नहीं है यहाँ। यहाँ 2+2 4 भी नहीं है। ये बहुत जरा, इसमें ज्योमेट्री कॉम्प्लिकेटेड। वोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री उट्री सब मिला हुआ है, बड़ा है ये। कोई आप ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 29 से 34 का एजेंडा दे रहे थे, हम लोग के मित्र बोल रहे थे। अब 27 के नतीजे भी तो बता देंगे। 27 के नतीजे भी तो, जीत हार से ही बहुत सारे इक्वेशन बदलेंगे। अब बदलेंगे, 100% बदलेंगे। कौन जीतता है वो बहुत कुछ तय कर देगा, और व्यक्ति के रूप में भी बहुत कुछ तय होगा। तो 29 से 34 का एजेंडा जो है, अब 27 तय करेगा क्या होगा। हम एक बहुत रोलर कोस्टर स्थिति में पहुंच गए हैं। पहुंच गए। और अभी हमें कल या परसों, आज ही कोई कल ही कह रहा था कि एक तैयारी ये भी चल रही है कि अब चुनावों को लेकर की एक कोई आंदोलन खड़ा किया। अब ये कौन लोग करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। तो बहुत कुछ एक साथ शुरू हो गया है। और सरकार भी, हमको लगता है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि महिला आरक्षण और ये वो है, तो वो डिलिमिटेशन ही करना होता लागू, तो बिल पास है, कर दें महिला आरक्षण को। ये वो भी लेके आ सकते हैं, और लेके आएंगे तो हम आपको नया एक बात बता रहे हैं, ये तो सत्र चला ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो। सरकार के जो कोई बिल है वो पास हो गए, लेकिन जो एजेंडा था जिसमें 3-4 पार्टियां बन गई अलग अलग, वो सब तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? चाहती तो सरकार कर सकती थी। क्यों नहीं हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे हिसाब से। नंबर भी जुटा लेती, लेकिन नंबर क्यों नहीं जुटा पाई, अंत में क्यों पीछे हट गई, इसके भी कारण हो सकते हैं। सिर्फ नंबर से नहीं बोल रहा, और कारण। तो बहुत कुछ एकदम जो है ना फिसलन में आ चुका है। और मैं जो कह रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक और बात बताऊंगा कि भाई, अ, ये सरकार के खिलाफ जिस तरह से चल रहा है, मैं एक नो कॉन्फिडेंस मोशन देख रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। ये है कि कोई मुझे कह रहा था, अब ये क्यों कह रहा है अचानक से, ये तो हमें नो नहीं मालूम। कॉन्फिडेंस मोशन से क्या होता है? कोई सरकार गिरने वाली तो है नहीं, लगता नहीं है मुझे अभी तो। आपको लगता है? नहीं नहीं, हमें हमें नहीं पता, लेकिन ये आ जाए यही बहुत एक बात कहती है ना, है ना। अभी आप एक कोई दावा कर रहा था कि कांग्रेस बीजेपी खेमे में 120-25 लोग जो हैं सांसद महोदय लोग, वो सब पहले कांग्रेस में रहे। ये क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा, है ना, हमें नहीं मालूम है। एक बार किसी ने मुझे कहा था, बहुत उच्च पदस्थ आदमी ने, 2024 के नतीजे के बाद, कि हमारे 106 लोग हैं बीजेपी के कैंप में। तो हम, कोई कल कहने लगा 130, तो हमने कहा भाई, अरे ये कितना बढ़ गया इधर। तो हमको फिर याद पड़ा कि अच्छा अच्छा, तो तृणमूल वाले भी तो कभी रहे होंगे, ये सब मिला जुला के वो हो गया होगा, ठीक ही बोल रहा है। तो अभी बहुत कुछ अंदर खाने वगैरह बाएं दाएं चल रहा है, लेकिन ये छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये देश में जो अभी हालत है,
उसमें जो सामाजिक आर्थिक जो नीतियां हैं, जो यथार्थ हैं, उसका पुनर्विवेचना करना मुझे बहुत बहुत देश हित में जरूर। जरूरी है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बड़ा विषय है, लेकिन आपने जो बात कही है वो गंभीर बातें और राजनीति पर। एक हमारे मित्रों को जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब सतीश जी ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है, इसका मतलब ये होता है कि सबको मालूम है। मैं क्यों बोलूं? प्रणाम सर, बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जिस अंदाज से जो बात करते हैं वो अंदाज ही कुछ अलग है। अंदाजे बयां सतीश साहब का जो है कमाल का, और इतनी साफगोई से बात, यदि आपकी हिम्मत है तो सुना कीजिएगा। प्रणाम।